नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। वक्त है आप सभी को बधाई देने का, क्योंकि भारत ने 2013 के बाद लगभग 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम कर ली है। 2017 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में हाथ से वो ट्रॉफी छिटक गई थी। लेकिन आज एक कांटे का मुकाबला जरूर हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। दुबई में फाइनल मुकाबला खेला गया था, लेकिन जैसी उम्मीद थी भारतीय टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया। 4 विकेट से सेमीफाइनल जीता था और 4 विकेट से ही फाइनल मैच जीता है। 251 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और भारत ने एक ओवर बाकी रहते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से दीनदयाल जी, जो क्रिकेट के बड़े फैन हैं, और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, दिग्गज, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं, श्री संदीप जोशी जी कुछ देर में हमारे साथ आने वाले हैं। वो बिल्कुल, और जीत का किस तरह का जश्न बन रहा है वो आप अपने चारों तरफ देख ही पा रहे होंगे। चारों तरफ धमाके हैं, पटाखे हैं, खुशी का मौका है। लगातार दूसरे साल इंडिया ने एक वर्ल्ड टाइटल जीता है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2024 में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। 2007 के बाद वो ट्रॉफी लेकर आई थी, और ये ट्रॉफी जो आई है चैंपियंस ट्रॉफी की, ऐसा लगा ये टेलर मेड ट्रॉफी है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। पहले मैच में बांग्लादेश को हराया, उसके बाद पाकिस्तान की छुट्टी की। पाकिस्तान की टीम मेजबान थी, दुबई खेलने आई थी भारत से, क्योंकि भारत ने ये शर्त रखी थी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। तो भारत ने पाकिस्तान को भी हराया। तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो टीम आज फाइनल में हारी है उसे भारत ने 44 रन से लीग राउंड में मात दी थी। उसके बाद सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम, आपको याद होगा, 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से छीनकर चली गई थी। लेकिन इस बार दुबई में भारत ने पूरा बदला लिया और ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। और आज के मैच की बड़ी बात हो रही थी, तमाम लोग इस तरह का दावा कर रहे थे कि अगर भारत को कोई टीम कांटे की टक्कर दे सकती है, भारत के हाथ से कप छीन सकती है, तो न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड ने कोशिश वैसी की, सचिन रविंद्र ने बड़ी तेज शुरुआत की थी। केन विलियमसन जो सेंचुरी मारकर आए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन पर भी बड़ी उम्मीदें थी न्यूजीलैंड की। लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने दोनों बल्लेबाजों को सस्ते में आउट किया, और उसके बाद न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाजों ने दम दिखाया, लेकिन फिर भी वो ऐसा स्कोर नहीं बना पाए कि भारत को रोक सकें या उनके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी को छीन सकें। जो विन प्रेडिक्शन था लगातार भारत के पक्ष में जुड़ा हुआ था, झुका हुआ था। 80% चांस पूरे मैच में भारत की जीत के बन रहे थे। दीनदयाल जी, आपने भी लगातार इस मैच पर नजर बनाई रखी। संदीप भाई साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे, लेकिन आपका पहला कमेंट मैं जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर? पहले तो आपको और समस्त भारतवासियों को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही, अगर मैच देखा जाए, थोड़ा सा ही रोमांचक रहा। बहुत आराम से भारत ने इस फाइनल को जीता है, और फाइनल तो क्या, भारत का चैंपियन ट्रॉफी का पूरा सफर अगर आप देखें तो बहुत डोमिनेट करता हुआ रहा है। कुल मिलाकर भारत पूरे टूर्नामेंट में एक अपराजित टीम की तरह खेली है, और हर मैच में डोमिनेट करते हुए बहुत कंफर्टेबली जीत हासिल की है। एक भी मैच चैंपियन ट्रॉफी का ऐसा नहीं था कि जहां पे लगता हो कि भारत पिछले पांव पर है। तो कुल मिलाकर बहुत मजबूत हमारा बॉलिंग लाइनअप रहा है। खास तौर पे बैटिंग तो हमारी मजबूत है ही, लेकिन खास तौर पर आलोचना अक्सर होती है कि भारत की बॉलिंग थोड़ी-सी कमज़ोर है। लेकिन जैसा कि थोड़ा-सा दुबई का विकेट फँसा हुआ रहता है, थोड़ी-सी यहाँ की स्लोनेस रहती है, ड्राई विकेट होता है, उस पर स्पिनरों ने जो शानदार गेंदबाजी की है, उसने भारत को पूरे टूर्नामेंट में एक तरफ़ा अजेय बनाए रखा है। बिल्कुल दीनदयाल जी, आप सही कह रहे हैं। अजय टीम है, और भारत ने ये दबदबा दिखाया था जब अभी पिछले साल भारत ने जब T20 का वर्ल्ड कप जीता था, तो ऐसा ही दबदबा था। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच भारत ने हारा नहीं, और वहां से वो ट्रॉफी लेकर आई भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में। भारतीय टीम इस बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह नहीं बना पाई है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में खेली। बांग्लादेश को कमजोर टीम माना जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश का जो मोमेंटम भारत ने खराब किया,
उसके बाद पाकिस्तान को बाहर भेजा, न्यूजीलैंड को एक बार नहीं इस टूर्नामेंट में 2 बार हराया। और हम सभी को याद है कि न्यूजीलैंड की टीम ने किस तरह से पिछले साल भारत को टेस्ट सीरीज में परेशान किया था। वो एक बुरा सपना था। हमारे घर में वो क्लीन स्वीप करके गई थी न्यूजीलैंड की टीम। 1986 के बाद पहली बार कोई टेस्ट मैच भारत में आकर न्यूजीलैंड ने जीता था। एक टीस थी, सभी खिलाड़ियों के मन में टीस थी। उस टीस को कहीं ना कहीं दूर किया है भारत ने। लीग राउंड में हराया, लीग राउंड के बाद अब फाइनल में हराया और एक तरीके से चैंपियन टीम बनकर भारतीय टीम सामने आई है। तो इस जीत का श्रेय आप किन किन खिलाड़ियों को देना चाहेंगे दीनदयाल जी? जीत का श्रेय खास तौर पर कप्तान रोहित शर्मा को जाता है, क्योंकि उनका जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, शुरू से ही सामने वाली टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना के खेलना, ये उनका एक नेचर हो चुका है। जैसा कि हम सालों पहले वीरेंद्र सहवाग को देखते थे भारत के लिए ओपन करते हुए, वो हमेशा डोमिनेट होके गेंदबाजों पर खेलते थे, कभी उन्होंने अपनी विकेट की परवाह नहीं की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा अंतर ये है कि एक कप्तान होते हुए और जिस तरह से वो मारक अंदाज में ओपनिंग करते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हैं, वो निश्चित रूप से भारत को अपर हैंड पर रखता है और आराम से आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म सेट करते हैं, जिससे कि वो आराम से आके उस रन रेट को मेंटेन कर सके और आराम से अपनी टीम को आगे बढ़ा सके। और आज का मैच भी उससे इतर नहीं रहा है। आप देखेंगे तो शुभमन गिल के साथ 100 प्लस की पार्टनरशिप थी और वहीं पे मैच एक तरह से खत्म हो चुका था। वो तो थोड़ा-सा विकेट में स्लोनेस है, ड्राइनेस की वजह से, इस वजह से स्पिन गेंदबाज थोड़े से अपर हैंड होके गेंदबाजी कर पा रहे हैं, थोड़े डोमिनेट हो गए। बीच में ऐसा लगा विराट कोहली के विकेट के बाद कि कुछ परिवर्तन हो सकता है इस मैच में, कुछ ट्विस्ट आ सकता है। लेकिन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप बहुत ही शानदार रही। उसने अवॉइड कर दिया कि कुछ भी उलट-फेर या फिर उतार-चढ़ाव इस मैच में देखने को ना मिले। लेकिन कुल मिला के रोहित शर्मा सबसे पहले तारीफ के हकदार हैं और उसके बाद जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जिसने पिच के अकॉर्डिंग गेंदबाजी की है, 4 स्पिनर विशेषज्ञ खेले थे हमारे इस मैच में और बल्कि टूर्नामेंट में भी 4 स्पिनरों की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी दुबई के विकेट को देखते हुए, ड्राइनेस और स्लोनेस विकेट की, वो स्पिन गेंदबाजों के फेवर में है। उसके अकॉर्डिंग गेंदबाजों ने बहुत शानदार अपनी फील्डिंग के अकॉर्डिंग और विकेट के अकॉर्डिंग जो गेंदबाजी की है, उसने भारत को हमेशा अपराजित रखा है। Even a single team of this tournament will not be able to give any challenge. तो इस तरह का जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है, वो रेयर टूर्नामेंटों में देखने को मिलता है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि भारत अपराजित रहते हुए टूर्नामेंट पूरी जीतता हो। लेकिन इस बार जो भारत की परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा के दम पे, मैं पर्टिकुलरली रोहित शर्मा का नाम बार-बार इसलिए ले रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने वो दम दिखाया है, उसने अपना विकेट सैक्रिफाइस करने की जो भावना दिखाई है कि जीत के लिए वो विकेट को कैसे अपने को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, डोमिनेट होने के लिए, मैच बनाने के लिए अपने विकेट की वो ज़रा भी कीमत महसूस नहीं करते हैं। तो इस तरह का शानदार कप्तान और कूल माइंड होके कप्तानी करना, ये बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जो कि निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। बस राजी। शायद आपकी दीनदयाल जी, आवाज़ नहीं आ रही। शर्मा जी पर आप फिदा हैं, शर्मा जी की कप्तानी की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को, अगर पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो विराट कोहली जो टेस्ट सीरीज में वो फॉर्म उनकी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये वनडे फॉर्मेट में तो उन्होंने कमाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2 बड़े मैच थे, जो प्रेशर गेम था, आज वो भले नहीं खेल पाए, लेकिन 2 बड़े मैचों में 2 बड़ी पारियां उन्होंने खेली। रोहित शर्मा आज जब वक्त था तब वो चले। कुछ कमजोरियां थी, मैं उनकी बात आज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो कमजोरियां भी दिखी। जैसे मैं खासतौर पर श्रेयस अय्यर को चाहता था कि वो मैच फिनिश करके जाते, क्योंकि अब उनको खेलते हुए एक लंबा समय हो गया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास और उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि वो मैच को फिनिश करें, लेकिन वो फंसे फंसे से नजर आए। एक जब हमारे पास युवराज सिंह हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो श्रेयस अय्यर के नंबर पर ही बैटिंग करने के लिए आया करते थे और वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जो बेस्ट फिनिशर गिने जाते थे। चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो युवराज सिंह हो, तो उनके अंदर एक क्वालिटी हुआ करती थी कि वो मैच फिनिश करके जाते थे। ये टीम चैंपियन है और इस चैंपियन में श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम चाहते थे कि वो मैच फिनिश करके जाएं।
लेकिन फिर भी उन्होंने जो इनिंग खेली वो एक बेहतरीन इनिंग थी, दबाव के अंदर एक बहुत शानदार इनिंग थी, क्योंकि पिच बहुत ट्रिकी था। दुबई के पिच में अंडर लाइट्स बैटिंग करना, बाद में बल्लेबाजी करना, और सेंटनर जैसे अच्छे स्पिनर थे न्यूजीलैंड के पास, जो उनके कप्तान भी है, बाकी स्पिनर्स भी, रचिन रविंद्र को हमने देखा। और हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारे साथ संदीप सर भी जुड़ गए हैं। संदीप जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा सर आपका, और बहुत बहुत आपको मैं बधाई दूंगा। और मैं आपका परिचय भी करा देता हूं ऑनलाइन ही। दीनदयाल जी हमारे साथी हैं, क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और आपसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट खत्म हुआ है और आपकी प्रेडिक्शन जैसी डॉट थी कि कांटे का मुकाबला होगा, न्यूजीलैंड एक अकेली टीम है जो भारत को चैलेंज कर सकती है। तो दीनदयाल जी भी अपने सवालों के साथ आपके सामने आए हैं, और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और मैं बता रहा था कि किस तरह से पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट करते हुए, जो हमने T20 सीरीज में देखा था, T20 वर्ल्ड कप में देखा था 2024 में, वहां भी भारतीय टीम ने पूरा टूर्नामेंट में हर मैच जीता। एक मैच वहां वॉश आउट हो गया था कनाडा के खिलाफ, और यहां भी हमने देखा कि पहले बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद जैसा आप चाहते थे कि पिछला सीजन क्योंकि न्यूजीलैंड ने खराब किया था, तो न्यूजीलैंड को हराकर ही भारत ट्रॉफी जीते, और वो कमाल भारतीय टीम ने करके दिखाया। पहला कमेंट मैं चाहूंगा कि आप इस जीत पर, इस बड़ी जीत पर क्या कहेंगे? देखिए वात्सल्य जी, एक तो सभी देखने सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। ये बिल्कुल भारतीय क्रिकेट का, जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, स्वर्णिम क्षण चल रहे हैं, स्वर्णिम काल चल रहा है भारतीय क्रिकेट का। तो वो देखते हुए ये पूरी की पूरी जीत, ये 1-2 हीरो 3 हीरो से नहीं बनी, ये पूरी टीम हीरो की है, और उसी हीरो की टीम ने ये अपने को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। जी जी जी, बिल्कुल भाई साहब, आपने सही कहा कि पूरी टीम ने ये खेल दिखाया है। लेकिन ये एक ऐसा मैच था, कांटे का मुकाबला था, भारत की तरफ झुका हुआ था, लेकिन जिसे कहा जाए कि ये पैसा वसूल मैच था। दीनदयाल जी भी पिछले 10 मिनट से मुझसे बात कर रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं कुछ। दीनदयाल जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी मैं जोशी जी से पूछना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड इतना अच्छा स्टार्ट के बाद भी एक चैलेंजिंग टोटल नहीं दे पाई, जैसे कि मजबूत भारतीय बैटिंग लाइनअप है, उसको एक चैलेंजिंग टोटल नहीं दे पाई। तो क्या क्या गलतियां न्यूजीलैंड की तरफ से हुई हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा न्यूजीलैंड के, अगर थिंक टैंक से अगर ये बात समझी जाए तो, पॉइंट ऑफ व्यू से? दीनदयाल जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसका सवाल भी उतना ही आसान है। वो ये कि गेंद, सफेद गेंद पुरानी होती है, तब खेलने में मुश्किल आती है, ग्रिप करने लगती है पिच पर, स्पिन होने लगती है, रुक कर आती है। तो इसलिए जब वो हुआ, तो भारतीय स्पिनर गेंदबाज तो पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी करते आ रहे थे, तो उनके सामने जो कोशिश थी न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों की या ऊपर के 3 बल्लेबाजों की, वो थी कि पहले 10 ओवर के अंदर अपन जितना तेजी से बनाएं, और उसी में उनकी भी विकेटें गिरी। तो वो जब गेंद थोड़ी पुरानी हो गई, 10 ओवर हो गए, फिर स्पिन गेंदबाज आ गए, तो वो पिच पे ग्रिप मिलने लगी बॉल को, बॉल पड़ के धीमी जाने लगी, और क्योंकि बॉल रफ हो जाती है सफेद बॉल जल्दी, इसलिए वो स्पिन होने लगी और धीरे आने लगी। उसके कारण स्ट्रोक लगाना, क्योंकि बॉल धीरे आ रही थी, स्ट्रोक लगाना मुश्किल होना था। इसलिए ये हालात तो हर मैच में बनते रहे हैं, इस टूर्नामेंट में भी और पिछले भी कई टूर्नामेंट्स में। तो ये होता है, और यही क्रिकेट है कि आप एक जैसा ही नहीं खेल सकते, वो समय समय पर हर ओवर के बाद चीजें बदलती हैं। इसीलिए मैं अक्सर वात्सल्य जी से कहता हूं कि ये जीवन से बहुत जुड़ा खेल है। अपने को अगले पल, अगले क्षण क्या होना है, वो अपने को मालूम नहीं रहता। इसलिए इस खेल का आनंद ही वो है कि अपन हर पल की आस में इसका आनंद ले सके। जी
जी सर, बिल्कुल यहाँ सही पर आपने कहा। और हम तो आपसे क्रिकेट ही नहीं जीवन भी सीखते हैं, जब आपसे बात होती है तो लगता है। और आज का मैच तो वाकई ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा सा बुद्ध के दर्शन को समझना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। जब तक रोहित शर्मा क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि सब कुछ कंफर्टेबल है, लेकिन पहले शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली आए और चले गए। बहुत अच्छा उनके लिए टूर्नामेंट था ये, लेकिन फाइनल में वो चाहते होंगे कि बड़ी पारी खेलें, लेकिन आज उनके बल्ले से वो पारी नहीं निकली। उसके बाद जब रोहित शर्मा चले गए तो उसके बाद धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि आराम से रन नहीं बना पा रहे थे श्रेयस अय्यर और उनके साथ अक्षर पटेल। और उसके बाद जब श्रेयस आउट हुए तो लगा कि मैच फंस ना जाए। कुलदीप यादव ने खुद भी कहा कि मेरी बल्लेबाजी नहीं आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैच के बाद में उन्होंने ये बात कही है। सर, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको, और उसके बाद आपसे समझना चाहूंगा कि इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे। ये पहला वो मौका था द ग्रेट कपिल देव जब हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आए थे, तब पहली बार दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड बीटर इंडिया की टीम हो सकती है। अमरनाथ साहब मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। और कपिल देव साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है, आपके तो बहुत ही करीबी है और उनकी यादें आपके साथ बहुत ज्यादा है। और उसके बाद ये दूसरा 2 साल के बाद ही बेसन एंड हेजेस, जिसको कई लोग आज भूल चुके हैं, लेकिन रवि शास्त्री को याद आता है ये बार बार। और हमारे जो आज के कोच हैं गौतम गंभीर, एक बार उन्होंने गुस्से में कहा भी था कि रवि शास्त्री ने अपनी जिंदगी में जीता ही क्या है, एक बार उनको ऑडी मिल गई थी, लेकिन ये ऑडी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत हासिल की थी। कपिल देव जीत दिलाकर लाए थे इंग्लैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाकर लाए सुनील गावस्कर साहब। और जैसा लोग याद करते हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद कप्तानी छोड़ दी थी, और उसके बाद दादा का नंबर आया 2002 में। एक धमाका दादा ने किया जब ज्वाइंट विनर बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में। पहली बार ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत के हाथ लगी थी। सनत जयसूर्या के साथ मिलकर उन्होंने ट्रॉफी को साझा किया था। और उसके बाद एक मैजिकल युग की शुरुआत हुई 2007 में। 5 साल का गैप था 2002 के बाद। महेंद्र सिंह धोनी, हमारी एक पराजित टीम थी जो हम वनडे का वर्ल्ड कप हार के आए थे, उसके बाद धोनी कप्तान बनाए गए और उसके बाद एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। धोनी T20 का पहला वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जिता के लाए। और ये छक्का कौन भूल सकता है, ये तो आइकॉनिक शॉट है। 2011 वानखेड़े स्टेडियम में धोनी ने छक्का लगाकर ये वर्ल्ड कप दिलाया था, जो कि सचिन तेंदुलकर का भी सपना पूरा हुआ था। और उसके बाद धोनी के हाथ में ये ट्रॉफी तो एक आदत सी बन गई थी। इसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा धोनी ने दिलाई, लेकिन जब धोनी कप्तानी से हटे, आखिरी जो उनका दौर था 2019 तक, उसके बाद वो कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। विराट कोहली नहीं जीत पाए, लेकिन रोहित शर्मा को कप्तान बनाया था सौरव गांगुली ने, यही सोचकर कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम जीते। और पिछली बार वो लेकर आए पिछले साल 2024 में ये T20 का वर्ल्ड कप, जो 2007 के बाद हम जीत के आए थे। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो कई बार हमने सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े प्लेयर्स को भी सुना है कि जब ऐसी बड़ी जीत को वो देखते हैं, जहां पर कपिल देव साहब वर्ल्ड कप लेकर आए थे, उसके बाद वो इंस्पायर हुए और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे। आज की जीत और ये पिछले साल जो हमें जीत मिली थी, ये नई पीढ़ी को किस तरह से इंस्पायर करेगी? क्या आपको भी किसी जीत ने इंस्पायर किया था जो आप क्रिकेट मैदान पर उतरे और आप खुद इतने बड़े खिलाड़ी बने? जी वात्सल्य जी, ये तो आपने बहुत शानदार ऐतिहासिक चित्र दिखाए। और अपन सब इन यादों में ही पले बड़े हैं, इन यादों में ये अपने में सब पूरी तरह संजोई हुई हैं। आपने शुरुआत करी थी आज के मैच से, तो आज के मैच में जो जो आत्मसंयम भारतीय टीम ने, आत्मविश्वास दिखाया, वो उनके लिए, खेलने वालों के लिए तो था, लेकिन अपन जो 140 करोड़ देशवासी देख रहे थे, वो क्या, मैं बाकियों का तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो बिहारी जी को और कृष्ण जी को ही याद कर रहा था और वही मंत्र जाप करे जा रहा था कि अपनी टीम किसी तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत जाए। तो देखिए वात्सल्य जी, ये तो एक शानदार सफर है अपना, अपने जीवन का, अपनी अपनी क्रिकेट का, अपनी यादों का, अपनी क्रिकेट देखने के समय का। तो ये तो शानदार है। और एक और इसमें आज एक और ट्रॉफी जुड़ गई है, तो वो उसको और 4 चांद लगाएगी। और आज की परफॉर्मेंस पे अगर मैं आऊं तो सभी जो शानदार
कलाकार क्रिकेट खेले अपने, वो उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे अगले कुछ दिनों में, और क्यों ना, बिल्कुल वो जरूरी है। पूरे देश को एक उत्साह की जरूरत है, और वो उत्साह भारतीय क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से देती आ रही है, जो बहुत शानदार है। आपने इन पिछले टूर्नामेंट्स की बात करी, तो मुझे ये देखते हुए यही ख्याल आ रहा था कि कैसे एक दिवसीय क्रिकेट शुरू हुआ और विश्व कप की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। तो वो 1970 के दशक की बात है, जब कैरी पैकर, जो टीवी का राइट्स चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में, चैनल 9, उन्होंने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट कराया सफेद गेंद से और रंगीन कपड़ों से। तो वो पहली बार वर्ल्ड सीरीज कराई गई और उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आए थे। उसके बाद ही आईसीसी को लगा कि कोई भी एक आदमी या कोई भी एक टीवी चैनल का मालिक हमारे से क्रिकेट हथिया ना ले, इसलिए विश्व कप 1975 में पहली बार कराना शुरू हुआ, जो इंग्लैंड में शुरू हुआ। और वहीं से फिर एक विश्व कप के लिए, विश्व प्रतियोगिताओं के लिए एक शुरुआत हुई, और उसमें फिर कौन कौन जीतता है, कौन कौन नहीं। तो जो पहले दो विश्व कप हुए, वो अपन देखते हैं, पहले दो क्या, तीन भी, पहले 3 विश्व कप इंग्लैंड में ही हुए, जो कि इंग्लैंड की टीम को वहां की स्थितियों को, परिस्थितियों में खेलने के लिए आसान थे। तो अब जो ये बातें उठ रही हैं कि भारतीय टीम के लिए दुबई में अनुकूल वातावरण बनाया गया आईसीसी के लिए, और उन्हीं के हिसाब से सारे शेड्यूलिंग करी गई, तो उस चीज को सोचते हुए मेरे मन में यही आ रहा था कि इंग्लैंड में भी पहले 3 विश्व कप हुए, और उनमें सिर्फ इंग्लैंड टीम को ही उसका ज्यादा फायदा मिलने वाला था, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड जीती तो नहीं वहां। तो ये सब चीजें देखते हुए हर परिस्थिति में अच्छा खेलना ही अच्छे खिलाड़ियों की और एक शानदार विजेता टीम की राह हो सकती है, जो अब इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की है। जी जी सर, और आपने बिहारी जी की बात की, तो बिहारी जी की नगरी से ही, जहां होली का इस समय माहौल छाया हुआ है, दीनदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीनदयाल जी, आप लगातार सर को सुन रहे हैं और आप वैसे भी सर के कार्यक्रम देखते रहते हैं और आपको भी लगता है। सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दीनदयाल जी की बेटी भी एक बडिंग क्रिकेटर है और बहुत ही अच्छा वो क्रिकेट खेल रही है जूनियर लेवल पर, और ये चाहते हैं उनको बहुत एक दिन अच्छा, इंडिया में खेलते देखना उनको चाहते हैं। दीनदयाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुभकामना दीनदयाल जी। मैं धन्यवाद। मैं जोशी जी की बात में एक और बात बढ़ाना चाहता हूँ कि क्रिकेट का और कंट्रोवर्सी का या कमेंट्स का तो चोली दामन का साथ रहता ही है। बाकी जो भी मेजबान टीम होती है, जैसा कि जोशी जी ने अभी बताया कि पिछले 3 जो शुरुआत के 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, तो अगर आज भी देखेंगे तो कोई भी सीरीज, कोई भी मेजबान देश अपने देश में कराता है तो अपने बल्लेबाज या बॉलरों के अकॉर्डिंग पिच का निर्माण करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार पत्ता उसी के फेवर में गिरे। अब इस पूरे बिल्कुल सर। टूर्नामेंट में ले लीजिए तो रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए मेरे ख्याल से। एक आधी कोई टॉस जीते हो, इंपॉर्टेंट टॉस नहीं जीत पाए, उसके बावजूद टीम ने जो परफॉर्मेंस की है टॉस के अगेंस्ट जाके, तो ये दर्शाता है कि वास्तव में भारतीय क्रिकेट टीम की मानसिकता कितनी मजबूत है, कितना टेम्परामेंट और कितनी परफॉर्मेंस लेके ये टीम गई हुई है। और उसी का परिणाम है कि आज इसने हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर पूरे देशवासियों को खुशियों की सौगात दी है, और होली का जो पर्व आ रहा है उससे पूर्व और ज्यादा रंगीन कर दिया है इस पर्व को। बांके बिहारी ठाकुर जी हमारे पड़ोसी हैं, श्री कृष्ण जी जन्मभूमि पे विराजमान है, ये भी हमारे पड़ोसी, और इस समय ब्रज में होली का निरंतर बहुत आनंद चल रहा है। मंदिरों में बहुत शानदार तरीके से रंग और गुलाल की होली, और बड़े तालमेल के साथ, बड़े सामंजस्य के साथ, भक्तों के साथ और पुजारी और भगवान के साथ में जो होली का आनंद आ रहा है, वो वास्तव में बहुत सुंदर है। और मैं जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि कभी
मथुरा वृंदावन आए और आनंद लें दर्शनों का। बिल्कुल, जरूर आऊंगा। और आपने दीनदयाल जी पहले बोला आपने कि सोशल मीडिया की बात करी और रोहित शर्मा पे पिछले कुछ दिनों एक पार्टी की प्रवक्ता ने मोटापे का एक उसको मैं लाछन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक टिप्पणी कर दी थी, यूं ही बैठे ठाले उठा के ट्वीट करना। तो आजकल सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, इंस्टाग्राम में फोटो डालना, वो सब क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट तो असली मैदान पर खेल कर दिखाने की कला की जांबाजी है, कलाकारी है। वो बैठे हुए इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डाल देना या ट्वीट कर देना नहीं है। तो ये अब उन मोहतरमा को समझ आ गया होगा कि जो उन्होंने किया वो उन रोहित शर्मा की कलाकारी के सामने कहाँ टिकता है। जी जी सर, आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा ये उठाया है और मैं भी आपसे इस बारे में समझना चाह रहा था कि जब आप इस तरह का एक कमेंट करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही भारत का वो मैच चल रहा था, जब वो डॉक्टर शमा मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने अचानक वो ट्वीट कर दिया और कोई समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने इस फिटनेस की जानकारी टूर्नामेंट से पहले क्यों नहीं दी, बाद में क्यों नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वंडर करती हैं कि वो किस्मत से कप्तान बन गए हैं, जबकि ये दूसरा वर्ल्ड कप लेकर आए, एक तरीके से मिनी वर्ल्ड कप कहा जाए चैंपियंस ट्रॉफी को, क्योंकि दुनिया की सारी टीमें यहाँ खेल रही है वनडे फॉर्मेट में। T20 का वर्ल्ड कप लेकर आए हैं, भारतीय टीम को वो टेस्ट जो चैंपियनशिप होती है उसके फाइनल में भी ले गए हैं, टीम को नंबर 1 रैंकिंग तक ले गए हैं, खुद अपने आप में 49 उनकी सेंचुरीज बन चुकी हैं। आज उन्होंने अपना दिखाया कि उन्होंने कितनी जबरदस्त बैटिंग की और एक तरीके से जब तक वो क्रीज पर थे एक तरफा मैच को बना दिया। हालांकि रोहित शर्मा एक टफ है, उनका हेड बहुत टफ है, तो शायद उनके परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ा, लेकिन मोहम्मद शमी, उनके बारे में एक मौलाना साहब ने उनको ड्रिंक पीते देखकर इस तरह का एक कमेंट कर दिया। बहुत ही मतलब एक शर्मनाक कमेंट था। और वसीम अकरम साहब जो एक चैंपियन खिलाड़ी है, पाकिस्तान से आते हैं, उन्होंने बताया कि 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान भी रमजान का महीना था, रोजे चल रहे थे और पूरी टीम जिस दिन मैच डे पर उतरती थी उस दिन रोजा नहीं रखती थी। और ये बताया जाता है कि इस्लाम में इस तरह की एक व्यवस्था है कि अगर आप कोई रोजा ट्रेवल में रहते हुए नहीं कर पाते हैं तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। इस तरह के कई लोगों ने जानकारी दी। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, भले वो सोशल मीडिया से कितना भी दूर रहे, क्या उनके मनोदशा पर, मानसिकता पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि शमी की बॉलिंग पर तो आज असर दिखा। नहीं, शमी पर भी असर नहीं दिखा और ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो बात खटकती है वो ये है कि आजकल किसी पे भी लांछन लगाना, उंगली उठाना, वो बहुत आसान हो गया है। आप और उसको अपनी बिल्कुल निम्न स्तर की बात को आप सार्वजनिक तौर पर ले जाना सबके लिए आसान हो गया है। तो वो जो छोटी सी बात होती है वो आपके, हम सबके मन में कोई कोई बातें उठती हैं, लेकिन उन बातों को अपन सार्वजनिक तौर पर उसकी बात करते रहे तो वो मैंने लिखा भी लेख में कि वो ढिठाई है, वो ढीठपना है कि आपको उस ढीठपने में आप ट्वीट कर गए और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी मन के मोटापे को सबके जग के सामने लाना है, भर से और कुछ नहीं है। जो लोग शारीरिक क्षमता को, इतने सालों की मेहनत को, इतने सालों की लगन को अगर वो इतने हल्के में एक ट्वीट से समझते हैं कि उन्होंने कुछ कर लिया, उन्होंने कुछ बड़ा काम करके दिखा दिया, तो वो अपने एक बिल्कुल अलग समाज में रह रहे हैं जिसका अपन सबके समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। अगर आपको अपनी बात कहने का तरीका नहीं है मालूम तो अपनी बात न कहें, वही अच्छा है, समाज के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं ये भी समझना चाहूंगा सर, हमने पिछले साल जब वर्ल्ड कप देखा था T20 का, तो वहां हमने देखा कि अमेरिका की टीम जिसने पाकिस्तान को पानी पिला दिया था, वहां आधी टीम
भारतीय मूल के लोगों को वहां खेल रहे थे। और अभी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सचिन रविंद्र साहब, उनके नाम को लेकर भी बड़ा एक थ्योरी चली थी कि सचिन और राहुल द्रविड़ का नाम मिलाकर उनका नाम रखा गया है। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और न्यूजीलैंड के लिए कमाल कर रहे हैं। तो न सिर्फ भारतीय टीम अच्छा कर रही है, बल्कि दुनिया जहान में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी कमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में वर्ल्ड बीटर प्लेयर बन रहे हैं। इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट का विस्तार हो रहा है और हर जगह भारत कमाल कर रहा है। देखिए वात्सल्य जी, आपने ये बड़ा अच्छा बात छेड़ी है कि अगर अपन पीछे पीछे जाएं तो राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, कबीर के, नानक के, और उसके बाद अगर और थोड़ा आगे आ जाएं तो गांधी के, विवेकानंद के, शंकराचार्य के, उनसे पहले अपन उनके देश हैं। अपन ये जानते हैं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो वो कैसे लड़नी है, वो किस मैदान पर लड़नी है। तो जो ऐसी सनातन श्रृंखला, ऐसी सनातन पद्धति, परंपरा से निकल के आ रहे हैं, उनको मालूम है कि हमें कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना। और जो ये मानते हैं कि हमको हथियार उठा के लड़के हम दुनिया बदल देंगे, तो उनका भी हाल अपने सबके सामने है। तो ये जो दो बातों का अंतर है कि अपने को, अपनी कला को उभार कर, अपने खेल को निखार कर, अपनी संवेदनाओं को सबके सामने रखने का जो एक क्रिकेट की फील्ड का मैदान है, वो उस पर जीतना अपना जो है वो अपनी असली हिंदू सनातन धर्म है। जी जी सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, और दीनदयाल जी भी अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें या कोई सवाल करना चाहें सर से तो आप पूछ सकते हैं। जो टीम मैनेजमेंट है, बहुत उसका क्रिटिसिज्म हुआ, खासतौर पर गौतम गंभीर जब से आए। इंडियन टीम ने T20 में अच्छा कर रही थी, लेकिन जो वनडे सीरीज खेलने गई लंका में, वहां पिटाई हो गई। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम ने घर में बहुत बुरी तरह धुआ। उसके बाद एक टफ सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, जहां भारत 2 टेस्ट मैच जीत सकता था, तो सीरीज का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन कुल मिलाकर भारत को हार झेलनी पड़ी। पहला मैच जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत अच्छी की थी। लेकिन अब यह टूर्नामेंट गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद पहली एक बड़ी विक्ट्री है जब भारत ने जीता। ऐसे समय में जीता जब कप्तान के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल, उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बाकी चीजों में सवाल उठ रहे हैं। तो आप टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए क्या कहेंगे? देखिए वात्सल्य जी, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोच का, टीम और कप्तान का वो होता है कि घर में सफाई करने वाली एक मदद के लिए आती है, एक घर की मालकिन है और एक घर है। तो वो जो जो अगर मालकिन हेल्पर की मदद लेकर अपना घर चलाती है तो ठीक है, लेकिन अगर मालकिन नौकर समझ के घर चलाती है तो दिक्कत का मामला है। इसलिए मैंने कभी कोच को वो महत्व नहीं दिया जो एक कप्तान का महत्व होता है। कप्तान ही होता है एक टीम को कहीं ले जाने, और जो जिम्मेदारी कप्तान की रहती है वो किसी भी सपोर्ट स्टाफ की नहीं रहती है। तो गौतम गंभीर का भी मैं रोल उतना ही मानता हूं कि वो एक टीम का हेल्पर हैं, एक टीम की जो एक कलाकारों की जो एक अपनी प्रतिभा, क्षमता, लगन के कलाकार टीम में खेल रहे हैं, क्रिकेटर खेल रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कोच और पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है। तो इसलिए इस नाते मैं देखते हुए ये मानता हूं कि अगर कोच को कप्तान के साथ चल के एक अच्छा माहौल बनाना है तो ये वो टीम में दिख रहा है। लेकिन जो लीडर है असल, वो कप्तान ही रहने वाला है भारतीय टीम का। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहिए? दीनदयाल जी लगता है इनसे संपर्क हमारा, या दीनदयाल जी हैं अभी? दीनदयाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर से कोई सवाल आप करना चाहते हैं? आज जैसी परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी है,
तो बहुत ज्यादा तो सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस जो भारत की रही है, जिसमें कि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारना, ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले टेस्ट के बाद टेस्ट सीरीज हार जाना, उसके लिए मैं समझना चाहूंगा कि ये जो T20 गेम का बढ़ना है, उसकी वजह से अधिकतर खिलाड़ियों की मानसिकता स्ट्राइकर की हो गई है, जो गेंद को बहुत जोर से मारने चले जाते हैं या फिर उतना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते विकेट पे टिकने का। क्या ये कारण है या फिर इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी कोई कारण है जिससे कि लगातार टेस्ट में पिछली सीरीजों में भारत की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाई जितनी कि सफेद बॉल की क्रिकेट में आ रही है? देखिए, ये तो हाँ। साफ समय काल की बात है कि आजकल जो जो 20 क्रिकेट को जो महत्व दिया जा रहा है हर जगह, और सारा दुनिया भर का मार्केट उसके पीछे है, और वो आसान भी है। और सबसे ज्यादा वो कि अब अपने पास क्या उतना समय बचा है कि अपन 5-5 दिन का टेस्ट क्रिकेट रोज खेलने जाएं और टीवी पर फिर भी भीड़ दिखे ग्राउंड पे, तो वो नहीं है। अपने पास उतना ही समय है कि अपन 20 क्रिकेट को जाकर देख सकें, और वही अपन फिर टीवी पे देखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ समय का हेर फेर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जो क्रिकेट की जननी है वो तो टेस्ट क्रिकेट ही है। तो टेस्ट क्रिकेट को अपन कभी भूल नहीं सकते। अपन बड़े हो जाते हैं बचपन से, जवान जवान से अपन बुढ़ापा, लेकिन अपनी माँ माँ ही रहती है। तो वो चीज अपन कभी जहन से निकाल नहीं सकते। तो क्रिकेट की अगर क्रिकेट जननी है या टेस्ट क्रिकेट जननी है, तो वो तो रहेगी रहेगी। और उसके पीछे जो मनोभावना, जो जो आनंद है, वो तो रहने ही वाला है। लेकिन ये मार्केट के लिए, ये आज के समय के लिए, कि कैसे टेस्ट क्रिकेट को बनाए रखना है रोमांचक, और उसकी भी प्रतिद्वंदिता चलती रहे, और 20 भी चलता रहे, ताकि बाजार से भी एक समझौता बना रहे और क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट भी चलता रहे। तो ये एक है, ये समय काल की बात है बस, और कुछ नहीं। टेस्ट क्रिकेट, आपने टेस्ट क्रिकेट का जिक्र किया, मुझे मालूम है आप भी टेस्ट क्रिकेट को उतना ही प्रेम करते होंगे जितना मैं करता हूं, या जितने और कोई भी क्रिकेट वाले करते होंगे। जी ये तो सर जी आपने सर। बिल्कुल ठीक कहा कि क्रिकेट की आत्मा तो टेस्ट क्रिकेट ही है, और इसी में सारा टेम्परामेंट और पोटेंशियल खिलाड़ी का पता पड़ता है। जब विकेट ना गिर रहे हो, बल्लेबाज पूरा सेट हो, टेस्ट होता है उसका। पूरा टेस्ट परीक्षा है। टेस्ट क्रिकेट का मतलब ही परीक्षा है। जी, बिल्कुल। बस जी राइट। जी संदीप सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये तस्वीर अभी कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट की है बीसीसीआई ने। ये पिछले साल का ऊपरी हिस्सा जहां हम देख रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये पिछले साल जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था T20 का, तब की तस्वीर है। उसके बाद दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और ये आज की तस्वीर है जो न्यूजीलैंड को हराने के बाद, ट्रॉफी नहीं है अभी क्योंकि ट्रॉफी अभी मिल रही है, सफेद कोट पहन ली है हमारे सारे प्लेयर्स ने, जब स्टंप्स ये दिखा रहे हैं। इन दोनों के बारे में भी खूब बात की जा रही है कि इनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। खासतौर पर रोहित शर्मा की फिटनेस पे तो डॉक्टर शमा मोहम्मद भी बाहर बैठकर सवाल उठा रही हैं। हालांकि तमाम लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस जीत के बाद एक नई जिंदगी मिलने वाली है और 2027 रडार पर इनके रहेगा। 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और दूसरा, केएल राहुल, पंत लगातार बेंच गर्म करते रहे, केएल राहुल लगातार खेलते रहे, सेमीफाइनल फाइनल दोनों जगह बड़ी क्रूशियल इनिंग वो खेल कर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने अभी बड़ी तारीफ की है केएल राहुल की। तो आप क्या देखते हैं कि पंत या केएल राहुल क्या चॉइस होने जा रही है? देखिए, केएल राहुल ने जिस आज जब उन्होंने पारी खेल कर आए, उन्होंने बहुत वो अपने भावना में बोले, और वो बोले कि आत्म संयम के बिना ये जीता नहीं जा सकता था। तो आत्म संयम बनाए रखना बहुत जरूरी था, जो उन्होंने कंपोजर बना के रखा वो पूरी पूरी पारी में। और वाकई अगर वो 6 नंबर पर केएल राहुल नहीं आ रहे होते, या उसके अलावा कोई और भारतीय टीम का प्लेयर आ रहा होता, तो जो जो अपन आज खुशी मना रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती थी। तो ये तो बिल्कुल केएल राहुल की बात ठीक है। और केएल राहुल बहुत समझदार, सुलझे हुए, और वो
जो बनावटी बुद्धि, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है वो बिल्कुल उससे उल्टे हैं। उनमें बाकायदा भगवान की दी हुई बुद्धि है। तो एक तो ये बात हुई। फिर आपने दो चित्र दिखाए, और कुछ जब कप्तान बदला था 3 या 4 साल पहले, तब भी अपन ने सब माहौल देखे थे, कैसे हर दूसरे तीसरे दिन दोनों के या तो पत्नियों के बीच की बातें आती थी या रोहित और विराट के बीच की बातें आती थी। तो वो भी समय निकल गया है। अब दोनों के जो क्रिकेट खेलने के जीवन का आखिरी संगीतमय गाना चल रहा है, तो उसका आनंद वो भी उठाएं उतना ही, और अपन भी उठा सकते हैं। तो इन दोनों की दोस्ती शानदार बनी रहे, और रिटायरमेंट के बाद भी कई कई सालों तक ये शानदार दोस्ती बनी रहे, जिसने हमको इतना आनंद दिया है। जी जी सर, आज मैंने आपका काफी लंबा समय ले लिया है, लेकिन क्योंकि आज एक फाइनल है, बड़ी जीत है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद इंडिया ने जीती है। रोज रोज ये मौका नहीं आता है, और जय शाह साहब ने, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था जब 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भारतीय टीम हारी थी, तो उन्होंने ऐलान किया था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम टेस्ट सीरीज, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीतेगी, T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगी और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगी। तो 2 ट्रॉफी भारत ले आया। फाइनल में वहां हार हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के हाथों, लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी उनकी 66% भविष्यवाणी सही साबित हुई, और अभी उन्होंने ट्रॉफी भी हैंडओवर कर दी है और भारतीय टीम पूरा जश्न मना रही है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतनी जल्दी जल्दी टूर्नामेंट हो रहे हैं, हर साल एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है, उसके बाद अभी 22 तारीख से ही IPL की शुरुआत हो रही है, तो क्या एक फटीग फैक्टर आता है देखने वालों को? ये इतनी बड़ी बड़ी जीतें हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जीत मालूम नहीं होती। जैसे 83 का वर्ल्ड कप आज भी लगता है कि बहुत बड़ा था, 2011 का वर्ल्ड कप लगता है कि बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये जीत लोग तुरंत भूल जाते हैं कि भारत कुछ जीत के आया। और एक सीरीज खराब होती है, टूर्नामेंट खराब होता है, तो सारे के सारे लोग खिलाड़ियों पर बिल्कुल सवार हो जाते हैं। तो इसे क्या समझा जाए? क्रिकेट कम होनी चाहिए, या ठीक है, सभी लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए वात्सल्य जी, इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मैं जो ये देखता हूँ कि अगर अपन आज में जीना चाहते हैं तो इतिहास नगण्य है। इतिहास की बातें का कोई महत्व नहीं रहता अगर अपन आज में आनंद और उत्साह में नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए ये तो होता रहे। और दूसरी बात जो आपने उठाई कि क्रिकेट ज्यादा तो नहीं हो रही, तो वो तो क्रिकेट अगर अपने को बाजार को लेके आना है, तो वो तो बाजार तो चाहेगा ही कि हर महीने ऐसी विश्व चैंपियनशिप हो जाए, ताकि उनका बाजार चलता रहे गर्मा गर्म। लेकिन उससे अलग बात यह है कि क्योंकि टीवी का खेल बन गया है क्रिकेट आज, तो टीवी पे देखना बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए। इसलिए ये इसकी उम्र हो सकता है थोड़ा लंबा चले, और जो अभी जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं देश और दुनिया में, वो बहुत कुछ विज्ञापन और टेलीविजन पर आधारित है। कि आप घर बैठे ही, मतलब इंटरनेट से भी है कि आप घर बैठे ही कोई भी चीज मंगा लो, कर लो। लेकिन फिर किसी दिन ऐसा होगा कि कोई चीज खराब आएगी और आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो अपने को वहां जाकर ही ले लेनी चाहिए थी। तो ये होगा, लोग फिर से टीवी देखकर तंग आएंगे, तो फिर मैदानों में जाना शुरू करेंगे, फिर इकोनॉमी का स्वरूप प्रारूप बदलेगा, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो अभी चल रहा है वो तो ये है कि साल में एक बार ऐसी हो जाए जो साल भर अपने को एक उत्साह में रखे और अगले प्रतियोगिता के लिए अपना उत्साह बना रहे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन भी कौन सा हर समय के लिए हैं, तो अपन जब तक हैं तब तक अपन ऐसे शानदार पलों का आनंद तो उठाते ही रह सकते हैं। जी जी सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिसे 29 साल के बाद ये मौका मिला कि कोई ICC का टूर्नामेंट वो मेजबानी उसकी कर सके,
पाकिस्तान की टीम तो बिल्कुल पैदल हो गई, उसने तो कुछ किया ही नहीं। देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो परफॉर्मेंस था एशियन टीम में, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बेहतर था। भारत के बाद अगर कोई टीम थी वहां पर एशिया की, श्रीलंका तो खैर इस टूर्नामेंट में ही नहीं थी, तो भारतीय टीम के बाद अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस था। पाकिस्तान परफॉर्मेंस के लेवल पर तो बिल्कुल जीरो थी। लेकिन एक मेजबान के तौर पर आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? और क्योंकि जिस तरह की खुन्नस वहां के लोग दिखा रहे थे जब इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, तो वो बहुत निराश थे। और जिस समय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था, तो पाकिस्तान में बकायदा लोग दुआ कर रहे थे। बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे थे कि इंडियन टीम हार जाए और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो, गद्दाफी स्टेडियम में, हमने इतना सारा पैसा लगाया है, वहां पर टूर्नामेंट होना चाहिए। और अब ये टूर्नामेंट खत्म हो गया, तो पाकिस्तान को इससे क्या हाथ आया? देखिए वात्सली जी, ये तो उसी तरह की अपन चुनाव हो और सरकारी एग्जिट पोल को मान लें, तो इसमें कोई दम नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट और जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो जो उनका खेल रहा, वो उनके पिछले सालों के जो खेल वहां पे नहीं हुआ, और जो खेल ज्यादा होता रहा, राजनीति का खेल, उसका असर उनके क्रिकेट के खेल पर दिखता है। तो उसमें कोई अपने को दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत है कि पाकिस्तान में भी सामान्य स्थितियां हो रही हैं, वहां पे भी क्रिकेट खेली जा रही है, वहां पर भी अहिंसक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये एक शुरुआत है जो होना चाहिए और हर जगह होनी चाहिए, हर देश में होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था, इसलिए जो पैसा पाकिस्तान में कराने के लिए गया, ये आईसीसी का गया। और आपने जहां तक बात करी पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि अगर आधे भारत के लोग अगर विराट कोहली को एक शतक मारते हुए देखना चाहेंगे, तो उतने ही लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उतने ही लोग विराट कोहली को शतक मारते हुए भी देखना चाहेंगे। तो ये पाकिस्तान की भी सच्चाई है। अपने पास जो खबर पाकिस्तान से आती है वो उनके मीडिया या उनकी सरकारों की तरफ से आती है, लेकिन जो भी पाकिस्तान जाता है वो वहां से भावना से भरा हुआ ही आता है, क्योंकि उसकी इतनी आवभगत होती है वहां, इतना उसको प्यार और सम्मान मिलता है कि जिसकी कोई अपन कल्पना भी नहीं यहाँ बैठे कर सकते। अपना भी मीडिया, अपनी भी सरकार, उनका भी मीडिया और उनकी भी सरकार, वो दोनों की दोनों यही उसमें है कि कैसे एक दूसरे पे टकराव दिखाकर अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी सत्ता बनाए रखे। तो इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान में हुआ, अच्छा हुआ। और अगर पाकिस्तान में फाइनल होता और ये संबंध अपने अच्छे होते, तो जो भारतीय टीम को आज मतलब दर्शकों का सपोर्ट मिला, उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान में मिलता। ये मुझे पूरी आशा है इस बात की। जी सर, दीनदयाल जी भी पाकिस्तान के बारे में लगातार कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। बस मैं आपसे 2-3 मिनट का समय और लूंगा। मैं जानता हूं कि आप लेट हो रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि फाइनल का दिन है और दीनदयाल जी भी हमारे साथ हैं, इनकी भी क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है और किस्मत से आज आप इन्हें मिल गए, क्योंकि मैं तो अक्सर आपसे बात कर रहा हूं। दीनदयाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीनदयाल जी, मैं देख रहा हूं कि आप अंदर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा जो पिछले प्रश्न थे फिटनेस को लेके, कि भारत में दो तरह का मतलब दोगलापन चलता है। जैसे कि एक खिलाड़ी राजनीति को लेके कोई कमेंट करते तो उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन कोई भी पार्टी का सदस्य हो या विधायक हो या कोई नेता हो, वो अगर भारतीय क्रिकेट पर कोई विवादास्पद कमेंट कर दे तो उसकी पार्टी तक उसका संज्ञान नहीं लेती। तो इस तरह का जो दोगलापन है, ये हमारे देश में क्यों है? मैं सर से थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए दीनदयाल जी, ये तो और बिल्कुल इसी के अपने साथ को एक चीज भी और कि फिटनेस
केवल रोहित शर्मा के लिए समस्या नहीं है, रोहित शर्मा तो फिर भी काफी फिट हैं। और देशों के खिलाड़ियों को देखें जिसमें रकीम कार्नेवाल है, अफगानिस्तान में शहजाद भी रहे, राणा तुंगा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे, कप्तान रहे थे श्रीलंका के। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी अन्य देशों में शायद देखने को ना मिलती हो, लेकिन भारत में इस तरह की कंट्रोवर्सी अक्सर लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए क्यों दे देते हैं? आपने अपने सवाल में ही जवाब कह दिया, सस्ती लोकप्रियता। यही नहीं, एक मुख्य कारण है कि अब वो कोई उनको मतलब वो कांग्रेस की प्रवक्ता को कोई मतलब नहीं था ये बात, लेकिन बैठे हाथ में तो ट्वीट कर दिया, तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। अब इसमें जो बड़ी बात या जो मेरे लिए अहम की बात है वो ये है कि ये समाज को देखना पड़ेगा, वो अपने को समझना पड़ेगा कि कौन क्या बोलता है और अपने को उस पर कैसे रिएक्ट करना है, अपने को उसको कैसे लेना है। समाज अपनी मतलब समाज ही सत्ता में काबिज करता है, सरकारें बनाता है। तो वो अगर समाज को ये जनसेवक समझाने लग जाएं कि ऐसा है वैसा है, तो वो अपने को समाज को समझना पड़ेगा कि अपने को किन बातों पे ध्यान देना है और किन बातों को नजरअंदाज करना है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है वात्सल्य जी, वो जी। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी सर कि ये तस्वीर आ गई, तो मैंने कहा तस्वीर कई बार हजारों शब्दों से ज्यादा बोल देती है, तो ये तस्वीर आ गई है। और आपके साथ बात करना हमेशा की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा। और आज फाइनल के दिन छक्का मारने के लिए दीनदयाल जी भी आ गए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके मन में बहुत दिन से उत्सुकता थी कि सर से मैं भी बात करूं। और ये काफी कुछ खुद भी क्रिकेट समझते हैं, लेकिन ये चाहते थे कि आपसे सीधे रूबरू होकर ये कुछ बातों को समझे जाने। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, उनकी भी इच्छा थी आपसे सीधे बात करने की, क्योंकि आपके कार्यक्रम वो लगातार देखते रहे हैं, तो वो भी आकर सवाल करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके कनेक्शन में कुछ दिक्कत हुई तो वो बात नहीं कर पाए। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को बधाई। मैं जिस इलाके में रहता हूँ नोएडा के, वहां तो अभी तक पटाखे चल रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। इंडिया को जीत मिले हुए लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का उत्साह खत्म नहीं हुआ है। सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। दीनदयाल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत आभार आपका। आप दोनों को मेरा सादर नमस्कार।